हेलो क्लास। आज हम लोग डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण देखेंगे। हम लोग डीसी जनरेटर के कार्यप्रणाली को समझें। इसके बाद जब डीसी जनरेटर कार्य करेगा तो वह उसका मुख्य कार्य जो है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा या अर्थात जो ईएमएफ का उत्पादन करेगा, उस ईएमएफ के उत्पादन में कौन कौन से टर्म्स जो है सहयोग करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो ईएमएफ इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टर्म्स हैं उनको हमको जानना जरूरी होता है। तो आइए इस फिगर के माध्यम से पहले हम उन टर्म्स को जानें। ओके, तो हम यहाँ पे एक एन और एस चुंबकीय क्षेत्र बनाए हैं जिनको हम पोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोल। एक जनरेटर में कम से कम पोलों की संख्या 2 होती है। इसके अलावा 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, जब भी ये पोल होते हैं सम संख्या में होते हैं। क्लियर? ये पोल देखें। अब इसको आपको जो है ध्यान रखना होगा कि डीसी जनरेटर में पोल को P से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। ओके, इसके बाद चुंबकीय ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल लाइनों को, संयुक्त रूप को चुंबकीय ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको फ्लक्स से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स, ठीक है, तो ये फ्लक्स के अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहाँ से निकलती है? ध्रुव से। क्लियर? इसके बाद ये बीच में आपको आर्मेचर दिखाई देगा, आर्मेचर, ठीक है। तो आर्मेचर में जो कंडक्टर स्थापित किए जाते हैं, कंडक्टर, उनको हम किससे दिखाएंगे? जेड से। ओके, जेड अर्थात आर्मेचर चालकों की संख्या। क्लियर? इसके बाद हम अगर इस आर्मेचर को किसी यांत्रिक शक्ति के द्वारा हैंडलिंग करते हैं तो उसको हम जो आर्मेचर स्पीड से के रूप में देखेंगे, उसको यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यन से। ओके, इसके अलावा जो आर्मेचर में जो करंट के पथ होते हैं, आर्मेचर पथों की संख्या, उसको हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, आर्मेचर पथ की संख्या किससे दर्शाते हैं? ए से। अब आइए हम इन टर्म्सों को सीरियल क्रम से देखें। आप नोट लेकर के इन सभी टर्म्सों को नोटबुक पे सीरियल नंबर से लिखेंगे ताकि गणना करने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि P बराबर पोलों की संख्या, N बराबर आर्मेचर की स्पीड आरपीएम में, फाई फ्लक्स प्रति पोल जिसकी इकाई वेबर होगी, वेबर, Z आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या, A आर्मेचर पथों की संख्या या रास्तों की संख्या। ये जो आर्मेचर पथों या रास्तों की संख्या होती है, इसको जो है हम बाइंडिंग के आधार पर तय करते हैं। अगर हमारा जो A है, बाइंडिंग आर्मेचर में 2 प्रकार से देखते हैं, एक लैप और एक वेव। लैप बाइंडिंग में A बराबर जो होता है P होता है और वेव बाइंडिंग में A बराबर जो होता है 2 होता है। इसके अलावा लैप और वेव बाइंडिंग चैप्टर में जो है विस्तृत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लैप बाइंडिंग को पैरेलल बाइंडिंग भी कहते हैं। जिस जनरेटर या जिस आर्मेचर में अधिक करंट लेने की आवश्यकता होती है या लेने के लिए बनाया जाता है, उसमें हम लैप बाइंडिंग कहते हैं और लैप बाइंडिंग को पैरेलल बाइंडिंग भी कहा जाता है। ओके, हमारी जो वेव बाइंडिंग होती है, इस बाइंडिंग की कंडीशन ये होती है कि इसमें आर्मेचर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, चाहे पोल कितना भी हो। यहाँ पर देखें कि जो वेव बाइंडिंग होती है वह अधिक वोल्टेज के लिए स्थापित की जाती है और इसे सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं। अब जो भी जनरेटर होगा उसको आपको बोलना पड़ेगा कि जनरेटर लैप बाउंड है कि वेव बाउंड है। अगर लैप बाउंड होगा तो उसमें लैप बाउंड में A बराबर P, और वेव बाउंड होगा तो उसमें वेव बाउंड में A बराबर 2। क्लियर?
इसके बाद हमारा अगला होता है टर्म्स ई। ई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको जो है हम ई से दर्शाते हैं, उत्पन्न ईएमएफ। ओके, तो ये सारे हमारे टर्म्स हैं जिसको आपको पहले एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लेना है, उसके बाद हम इक्वेशन करेंगे। ओके क्लास, हम देखेंगे कि जो हमारा एक कंडक्टर है जो हमने दिखाया है कि यह जो है पी क्षेत्र में रखा हुआ है और इसको हम एन यानी गति देंगे। तो एक कंडक्टर में जो चक्कर होंगे, एक चक्कर जब एक कंडक्टर लगाएगा तो वह जो है, जब कंडक्टर, इसको लिखेंगे हम लोग पहले इक्वेशन में, एक कंडक्टर एक चक्कर लगाने पर फाई पी फ्लक्स को काटता है। यानी एक कंडक्टर जब एक राउंड घूमेगा तो वो क्या करेगा, फाई पी फ्लक्स को काटेगा। ओके, इसके बाद एक कंडक्टर, दूसरे कंडीशन में एक कंडक्टर जो होगा, अगर उसको हम सेकेंड में देखें कि एक कंडक्टर प्रति सेकेंड जो फ्लक्स कट करेगा, एक कंडक्टर प्रति सेकेंड जो फ्लक्स कट करेगा उसको भी अगर हम सम्मिलित करेंगे तो यहाँ पे 5p इंटू एन जो चक्कर है n/16, ये हमारा समीकरण बनेगा। इस तरह से हम देखेंगे तीसरे कंसेप्ट में कि इसलिए हमारा जो एक कंडक्टर में पैदा ईएमएफ होगा, एक कंडक्टर जो प्रति सेकेंड के हिसाब से 5p इंटू n/16 का जब समीकरण बना रहा है तो हम देखेंगे कि तो इसलिए कंडक्टर में पैदा ईएमएफ, कंडक्टर में पैदा ईएमएफ किसमें होगा, वोल्ट में होगा। ठीक है, इतना समझें। फिर से देख लीजिए, एक कंडक्टर एक चक्कर में लगाने पर 5p फ्लक्स को काटता है, क्लियर। उसके बाद एक कंडक्टर अगर प्रति सेकेंड के हिसाब से जो है 5p फ्लक्स को काट रहा है तो प्रति सेकेंड जब लेते हैं तो n/16 यानी 5p इंटू n/16 के हिसाब से वह फ्लक्स कट करेगा। इसके बाद जब वह कंडक्टर फ्लक्स कट करेगा तो कंडक्टर में पैदा जो होगा वो ईएमएफ होगा और वो ईएमएफ किस में होगा, वोल्ट में होगा। ओके, हम जो है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार अगर जो ईएमएफ पैदा होता है वह तब तक पैदा होता है जब तक d∅dt यानी फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसको हम πpn/16 के हिसाब से देखेंगे, जो हमको जो है ईएमएफ मिलेगा वह वोल्ट में मिलेगा। ओके, इसके बाद हमारा यदि हम इसमें जेड कंडक्टरों को भी सम्मिलित करें, 5वां पॉइंट में जेड कंडक्टरों बहुवचन लेंगे, जेड कंडक्टरों की संख्या होती है, कंडक्टरों में उत्पन्न ईएमएफ बराबर, जेड को भी सम्मिलित करेंगे तो यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, πZnP/16, ये क्या होगा हमारा वोल्ट होगा। ओके, ये अगर हम जेड कंडक्टरों को भी सम्मिलित करते हैं तो जेड कंडक्टरों में उत्पन्न ईएमएफ जो होगा उसका फार्मूला बनेगा 5ZnP/16a। इस प्रकार से जो उसका जो ईएमएफ पैदा होगा वो वोल्ट में पैदा होगा। इसके बाद जो हमारे आर्मेचर पथ हैं, आर्मेचर पथ जिसको हम ए से दर्शाते हैं, अगर आर्मेचर पथों को भी गणना में सम्मिलित करें तो देखें, यदि ए को भी सम्मिलित करें तो यदि ए को सम्मिलित करेंगे तो ए आर्मेचर पथों की संख्या है, तो यदि ए पैरेलल रास्ते हैं तो
जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वह E बराबर फाई जेड एन बटे 16 इंटू पी बाई ए वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन में ए को जब सम्मिलित कर रहे हैं तो ए के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ए हमने आपको बताया है कि पथ है, पाथ, और पाथ के हिसाब से जनरेटर दो प्रकार के, कौन कौन से, लैप और वेव। लैप हमने इसका वर्णन पहले ही आपको बताया कि लैप जनरेटर और वेव जनरेटर कंडीशन क्या होती है। हम ए यानी समानांतर पथों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग है दो प्रकार से, लैप और वेव। लैप में जो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है पी और वेव में ए बराबर होता है 2। इस तरह से जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन बना है कि ई बराबर फाई जेड एन 16 इंटू पी बाई ए। तो हम देखेंगे कि जो लैप बाइंडिंग है तो उसमें ए का मान हमेशा पी होता है। तो अगर ए का मान पी होगा तो ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको फार्मूला क्या बनेगा, फाई जेड एन बाई 16। ये किस बाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग के लिए। ओके, ये फार्मूला आपका बनेगा। और इसके बाद हम जो है ये देखेंगे कि वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग में भी यही होगा। जैसे वेव बाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है तो हमारा जो फार्मूला है ई बराबर फाई जेड एन बटे 16 इंटू पी बाई ए। यहाँ पर ए बराबर 2, यहाँ पे हमेशा ए बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ए बराबर 2 होगा तो यहाँ पे अगर 60 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, फाई जेड एन बाई 120 पी। समझ में आया। इस तरह से हमारा जो लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग है इनके जो फार्मूले बनते हैं ये इस प्रकार बनते हैं। तो अगर कोई जनरेटर है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि अगर कोई जनरेटर है और उस जनरेटर को में जो कंडीशन है, उदाहरण लगाते हैं, एक तो उदाहरण देखेंगे हम लोग कि अगर कोई लैप बाउंड जनरेटर है उसमें पोलों की संख्या 4 है और एन जो है 1000 आरपीएम है, फाई का मान है 0.064 वेबर। इसके बाद उसमें जो जेड का मान है वह 600 है। तो उत्पन्न ईएमएफ का मान होगा, हम तुरंत फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ई बराबर फाई जेड एन पी बटे 16 से। क्लियर। हमारा ये कौन सा है जनरेटर, लैप बाउंड है, तो यहाँ पे फाई का मान 0.064 इंटू जेड का मान 600 इंटू हमारा जो फाई है, सॉरी एन है 1000। ठीक है। इसके बाद हमारा जो लैप में क्या होता है, ए बराबर पी। जब ए बराबर पी होता है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमारा सिर्फ जो है यही फार्मूला रहेगा इसके अनुसार। तो जब हम गणना करेंगे तो जो हमको ई बराबर प्राप्त होगा गणना के बाद वो कितना होगा, 600 वोल्ट। यानी हमारा जो, अगर इसको देखते हैं हम तो ये 4/4 होता जो कैंसिल हो जाता, कितना वोल्ट मिलेगा, 600 वोल्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।